Welcome to HR English Institute RR. This is R Sharma. Now I am going to talk about preposition. Let's start preposition. आज हम लोग preposition के कंसेप्ट को पढ़ेंगे बिना डिफिनेशन का। एक ऐसा कंसेप्ट जो preposition के वर्ड में ही छिपा हुआ है। तो इस कंसेप्ट को बारीकी से हम लोग जानने के प्रयास कर रहे हैं। तो चलें, ध्यान रखिए। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ये तीन वर्ड से मिलकर बना है, यानी कि इसमें तीन वर्ड है। पहला प्री, दूसरा पोजी और तीसरा TION यानी शन। प्री का मतलब होता है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है, हिंदी यदि बात करें तो के पहले। और पोजी कहिए या पोजिट भी कह सकते हैं, या पूरा लेकर बात करें तो पोजीशन। तो पोजीशन आप सुने होंगे कि पोजीशन का क्या यूज होता है या किस सेंस में यूज होता है। तो पोजीशन का सेंस होता है किसी स्थान, यानी किसी स्थान के सेंस में पोजीशन का यूज किया जाता है। तो उसी से ये बना है। इसमें दो वर्ड है। पोजी, पोजी का मतलब होता है प्लेस। प्लेस के यदि अर्थ की बात करें तो ये दो वर्ड अर्थ होता है। पहला इसका अर्थ होता है स्थान, और दूसरा इसका अर्थ होता है रखना। यदि स्थान की बात किया जाए तो ये यहां पर नाउन के रूप में हुआ, और यदि रखना के अर्थ की बात किया जाए तो ये यहां पर भाव हुआ। यानी प्लेस एक नाउन भी है और प्लेस एक भाव भी है। और TION इसका अर्थ होता है एक्ट ऑफ। एक्ट ऑफ का हिंदी अर्थ होता है कार्य। यदि सभी मिलाकर बात किया जाए तो हम लोग यहां पर सबसे पहले लास्ट वाले को लेकर के अरेंज करते हैं, उसके बाद एक यहां क्रिया वाले सेंस रखें तो और अच्छा होगा। तो यहां क्रिया वाले सेंस को अरेंज कर देंगे, और तब जाकर ये लास्ट में जो यहां बिफोर है उसको अरेंज करेंगे। यानी कि हम लोग उल्टा इसको लिखेंगे तभी इसका अर्थ आएगा। यानी होगा इसका एक्ट ऑफ प्लेस। तो ध्यान रखिए, एक यहीं पर आपको नियम मिल गया कि प्लेस यानी कि ये वर्ब है और नाउन दोनों है। तो जब भी कोई प्रीपोजिशन यदि प्रयुक्त होता है और उसके बाद किसी वर्ड को रखना पड़ता है, यानी वर्ड का मतलब यहां वर्ब को रखना पड़ता है, तो प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्टिव केस वाले वर्ड को रखा जाता है। और यहां पर प्रीपोजिशन के बाद यदि वर्ब होता हो तो उसे बिफोर में हम लोग चेंज कर देते हैं। इससे ये नाउन में बदल जाता है, जिसे ऑब्जेक्ट समझा जाता है। यानी प्रीपोजिशन के बाद हम लोग कभी वर्ब मिलता है तो उसे बिफोर में चेंज कर देते हैं, जो एक नाउन का काम करता है, और प्रीपोजिशन के बाद वाला वर्ड वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो ये नाउन एज ऑब्जेक्टिव केस में है, यानी एक ऑब्जेक्ट है। और तब जाकर हमारा यहां मिला बिफोर। यानी इसका अर्थ हुआ, अर्थ भी हम लोग उल्टा इसको अरेंज किए हैं, तो अर्थ भी हम लोग उल्टा ही लगाएंगे। कभी भी ध्यान रखिएगा, जब भी प्रीपोजिशन मिले तो और उस वाक्य का अर्थ निकालना हो या उस शब्द ग्रुप ऑफ वर्ड्स का अर्थ निकालना हो, तो वहां पर प्रीपोजिशन के अंतिम वर्ड से अर्थ लगाया जाता है। तो देखिए यहां पर हमारा एक प्रीपोजिशन है, तो हम आगे बढ़ेंगे अर्थ लगाने के लिए। तो फिर आगे बढ़े तो फिर इससे सटा हुआ एक प्रीपोजिशन है, तो फिर हम यहां से अर्थ लगाएंगे। यदि इसके बाद कोई वर्ड रहता तो वहां से हम अर्थ लगाते। तो यहां पर पहले अर्थ इसका लगाएंगे, तब इसका लगाएंगे, तब इसका, और तब इसका अर्थ लगाएंगे। ध्यान दीजिए। तो इसका अर्थ हुआ के पहले। बिफोर का मतलब हुआ के पहले, प्लेसिंग का मतलब होता है रखना या रखने,
ऑफ का मतलब होता है का, यानी कि पहले रखने का कार्य। यानी प्रीपोजिशन हमेशा किसी न किसी शब्द के हमेशा पहले ही रहता है। तो ये किस शब्द के पहले रहता है? तो यहाँ पर यह ग्रामेटिकली यदि कंसेप्ट की बात किया जाए तो प्रीपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन के ठीक पहले ही होता है। इसलिए यहाँ पर यदि हम एक सही अरेंजमेंट में एक डिफिनेशन के तौर पर यदि बात करें तो यहाँ पर हम अलग से जोड़ सकते हैं कि ये नाउन या प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन के पहले रखने का कार्य प्रीपोजिशन का होता है। यानी कि कभी भी प्रीपोजिशन या तो किसी नाउन के पहले प्रयोग होता है या तो प्रोनाउन के पहले होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आई एग्री, I agree with राम। इसका मतलब हुआ कि मैं राम से सहमत हूं। तो ध्यान रखिए यहां पर जो राम वर्ड आया ये नाउन है और प्रीपोजिशन कहां है? तो देखिए जस्ट नाउन के पहले ही प्रयुक्त है, यानी कि ये प्रीपोजिशन है। यहां शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं इसको। यहां जस्ट मैंने कंसेप्ट में बताया कि प्रीपोजिशन हमेशा या तो नाउन के पहले होता है या तो प्रोनाउन के पहले होता है। तो यहाँ पर नाउन के ठीक पहले ही यहाँ प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ। कभी भी किसी वाक्य में यदि देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले ही प्रयुक्त होता है। और इसका दूसरा कंसेप्ट है कि जब भी प्रीपोजिशन के बाद कोई शब्द आता है तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। और वो चाहे वो किसी सेंटेंस के अंत में प्रीपोजिशन के साथ लगा हो या सेंटेंस के शुरू में ही लगा हो क्यों ना हो, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद वाला वर्ड हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। अब इससे आपको पता नहीं चलेगा कि कोई नाउन है, और नाउन हमेशा ये सब्जेक्टिव केस में भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस में होता है, इसका रूप बदला नहीं जाता। अब इसको प्रोनाउन से आपको पता चलेगा। जैसे आई एग्री विद हर, यहां देखिए यहां हर से आपको पता चलेगा कि ये क्या है, हर एक ऑब्जेक्टिव केस है। हम लोग यहां पर सी का प्रयोग करना चाहिए था प्रोनाउन के रूप में, लेकिन यहां नियम क्या है कि ये प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस को रखता है। इस कारण से यहां पर सी को हम का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, तो इसलिए यहां पर ये प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के पहले देखेंगे तो ये प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, और प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में ना होकर यानी नोमिनेटिव केस में ना होकर के ये ऑब्जेक्टिव केस में है, यानी कि कर्म कारक के रूप में है। तो कभी भी आप देखेंगे तो प्रीपोजिशन या तो नाउन के पहले प्रयुक्त होता है या तो प्रोनाउन के पहले ही होता है। नेक्स्ट, I am interested in music। यहां देखिए म्यूजिक, यहां जिसका जिक्र किए तो म्यूजिक भी यहां नाउन ही है, और प्रीपोजिशन कहां यूज हुआ है? तो जस्ट नाउन के पहले यूज हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका अर्थ हुआ आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, मैं म्यूजिक में इंटरेस्टेड हूं। शी इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। इसका अर्थ हुआ कि वह है खेलने की शौकीन है। यहां पर देखिए यहां पर हमारा प्ले आता, प्ले एक वर्ब है, तो लेकिन यहां पर हमारा प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। तो प्रीपोजिशन का नियम है कि ये प्रीपोजिशन अपने बाद में नाउन लेता है या प्रोनाउन लेता है।
तो यदि हम verb का यूज कर देते प्ले तो यहाँ गलत हो जाता है, क्यों? क्योंकि प्ले एक verb आ जाता है, इसलिए verb को हम नाउन बनाने की कोशिश किए, यानी कि नाउन बनाए। तो नाउन verb में जब किसी verb को नाउन बनाएंगे तो उसमें ing का प्रयोग कर उसको जिरंड बना दिया जाता है, जिसको वर्बल नाउन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ये यूज हुआ ये वर्बल नाउन है, जिसका अर्थ होता है क्रिया वाला संज्ञा, यानी क्रिया से बने हुए संज्ञा को वर्बल नाउन कहा जाता है। तो ये वर्बल नाउन है, यानी कि नाउन है, इसीलिए प्रीपोजिशन इसके पहले आया है। यदि नाउन नहीं रहता तो प्रीपोजिशन नहीं होता है। और यही कारण है कि यहाँ पर कभी भी प्रीपोजिशन के बाद, दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई verb आने वाला हो तो उसको चौथे ही फॉर्म में हम बदलते हैं। तो यहाँ पर हमारा नाउन का काम किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और फास्ट करने के लिए एक मेथड का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डायरेक्ट सभी अरेंज कर दिया गया है और मैंने लिखित है, उससे थोड़ा और हम लोग का फास्ट होगा, उससे हम लेकर के पढ़ा रहे हैं आपको। देखिए, तो थोड़ा सा डिफिनीशन अब थोड़ा सिस्टमेटिक यहाँ से आपको दिखेगा। सिस्टमेटिक का मतलब होगा कि अब हर एक चीज़ों का जो डिफिनीशन वाइज आप डिटेल में पढ़ते रहे हैं, उस तरह से यहाँ पर आपको दिखेगा। तो थोड़ा सा हम लोग जो एक डिफिनीशन होता है उसके आधार पर बात करें तो प्रीपोजिशन क्या है। तो ध्यान रखिए, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच शो द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। यानी कि प्रीपोजिशन एक शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के साथ किसी अन्य शब्दों के साथ इस संबंध को बनाता है। यानी कि इसे यदि बात करें तो इसे संबंध बोधक अव्यय भी कहा जाता है। यानी कि इसका काम होता है कि नाउन प्रोनाउन के साथ अन्य शब्दों को लेकर के इस संबंध बनाना है। यानी कि ये हमेशा दो शब्दों को कहीं ना कहीं ज्वाइन करता है, यानी जोड़ने का कार्य करता है। यानी प्रीपोजिशन हमेशा ध्यान रखें किसी शब्द को जोड़ता है वाक्य में। तो यहाँ डिफिनीशन आप देखें, और जो डिफिनीशन मैंने अभी जस्ट बोला कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड भी होता है, जिसको फ्रेज के रूप में कहा जाता है, जिसकी हम जिक्र यहाँ नहीं किए हैं। तो चलिए, तो प्रीपोजिशन एक शब्द है जो विच शो द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। यानी प्रीपोजिशन एक शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के अन्य शब्दों के साथ एक संबंध को बनाता है। अब देखिए, यहाँ पर वही बात मैंने दिया है जो अभी जस्ट पहले एक शॉर्ट कंसेप्ट के माध्यम से बता रहे थे। तो यहाँ भी देखिए, विलेज जो आया है वो कहीं ना कहीं ये नाउन है, इसीलिए प्रीपोजिशन इसके ठीक पहले प्रयुक्त हुआ है। यहाँ भी देखिए, आई एग्री विद यू, जैसा कि बताया कि यहाँ पर भी आपका वही कंसेप्ट मिला कि यहाँ पर भी जो है प्रोनाउन है, प्रोनाउन के ठीक पहले प्रीपोजिशन विद का प्रयोग हुआ है। आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ। यहाँ भी देखेंगे ऑन का प्रयोग हुआ है टेबल के ठीक पहले, यानी कि दिस प्लेट इज ऑन द टेबल, यानी यह प्लेट टेबल पर है, यानी कि यहाँ पर नाउन के ठीक पहले है। यहाँ भी देखेंगे तो दीपक केम इनटू द रूम, दीपक रूम में आया, तो यहाँ पर नाउन के ठीक पहले है इनटू, यानी कि यहाँ भी प्रीपोजिशन नाउन के पहले है। कभी भी प्रीपोजिशन ध्यान रखिएगा नाउन और प्रोनाउन के पहले ही मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन के पहले डायरेक्ट दिखता नहीं है, वो सेंटेंस के अंत में जैसा कि प्रयोग हो जाता है, और उस कंडीशन में हमें ये पता नहीं चलता है कि किस शब्द के पहले आया है या क्यों अंत में प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखिए, वाक्य के सेंस के आधार पर प्रीपोजिशन को किसी नाउन के पहले न रखकर या किसी प्रोनाउन को पहले न रखकर उसी वाक्य में मौजूद नाउन प्रोनाउन के पहले से न रह करके उसे अंत में रख दिया गया है। यानी कि जब भी उसको अर्थ लगाएंगे तो उस नाउन को किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले रख करके अर्थ लगाएंगे, तभी उसका अर्थ आएगा। जैसे दिस इज द हाउस विच आई लिव इन, तो दिस इज द हाउस, यदि यहां इसे एग्जाम्पल दें हम आप लोगों को, तो जैसे मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं, देखिए दिस इज द हाउस विच आई
लिव इन। तो इन देखेंगे तो इसके बाद ना नाउन आया और ना ही प्रोनाउन आया, है ही नहीं कुछ यहाँ पर। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसी वाक्य में कहीं नाउन और प्रोनाउन है, उसी के पहले न आकर के ये अंत में आ गया है। यानी ये कह रहा है, ध्यान रखिएगा, अर्थ से समझिए, दिस इज द हाउस, यह वही घर है, विच आई लिव, जो मैं रहता हूं। तो यहां ध्यान दीजिए, तो आप कहां रहते हैं? घर तो है, तो रहते कहां हैं? तो कहीं ना कहीं घर में रहते हैं। तो इसका अर्थ आपको उस नाउन और प्रोनाउन को लगा करके रखेंगे तो और अच्छा सेंस देगा, क्योंकि यह घर है, मैं रहता हूं, तो घर में कहां रहते हैं? तो यहाँ कहीं ना कहीं आप अंदर ही रहते हैं, तो इसलिए अलग से आपको इन पूरे सेंस के लिए देना पड़ा। तो ये हुआ कि दिस इज द हाउस, यानी ये वही घर है, इन विच यहाँ पर यदि लिखेंगे, यदि दूसरे शब्द में, तो इन विच लगा सकते हैं, प्रोनाउन है, इसके जस्ट पहले आएगा। तो ये विच जो आया है इस घर के लिए आया है, इसीलिए या तो घर के पहले लगाएं या तो ये प्रोनाउन के पहले लगाएं, लेकिन इस वाक्य के लिए सुटेबल जगह या तो अंत में होगा या तो इन विच का प्रयोग कर सकते हैं, तो वो अच्छा होगा। इसका अर्थ हुआ ये वही घर है, इन विच लगाएंगे या इसको अंत में, तो यहाँ मान कर रखना पड़ेगा कि यही है जिसको यहाँ न रख करके अंत में रखा गया है। तो इसका मतलब हुआ ये वही घर है जिसमें मैं रहता हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी मिलेगा कि प्रीपोजिशन किसी वाक्य के अंत में दिखेगा, तो आपको मान लेना पड़ेगा कि वो प्रीपोजिशन कहीं ना कहीं उस वाक्य किसी नाउन और प्रोनाउन के लिए ही आया है और आपको इस तरह से अर्थ लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट यदि बात करें तो प्रीपोजिशन और भी आपको कुछ दृश्य दिखेगा कि प्रीपोजिशन का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो कभी कभी प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग किसी अपने प्रीपोजिशन अपने जस्ट पहले वाले जो वर्ड रहता है उसके अनुसार प्रयुक्त होता है, यानी कि जैसा वर्ड प्रीपोजिशन के ठीक पहले रहेगा वैसा प्रीपोजिशन को प्रयोग करेंगे। यानी यहाँ जैसा कि हम लोग यहाँ इसके माध्यम से चले, तो थोड़ा सा इसको फास्ट करने के लिए हम डायरेक्ट मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, यानी पहले से ही हमने इसको लिख दिया है। तो देखिए, दे आर वेरी केयरफुल फॉर देयर हेल्थ, कह रहा है कि वे लोग अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही केयरफुल हैं, यानी काफी वो अपने स्वास्थ्य पर काफी गौर करते हैं, देखभाल अपने स्वास्थ्य को करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉर का जो प्रयोग हुआ है, क्या ये फॉर का प्रयोग केयरफुल के बाद होता है? तो एक स्पष्ट बात समझ लीजिए कि केयरफुल के बाद फॉर का प्रयोग नहीं होता है। तो करेक्ट होगा कि यहाँ फॉर के जगह पर ऑफ का प्रयोग करें तो करेक्ट होगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए, दे आर वेरी केयरफुल ऑफ देयर हेल्थ, यानी यहाँ पर केयरफुल जब भी दिखाई देगा तो उसके बाद ऑफ का प्रयोग होगा, ये फिक्स कंसेप्ट है। इसके बाद यहाँ भी देखिए, सी इज क्वाइट केयरलेस फॉर द रिस्क, वह रिस्क के लिए बिल्कुल बेपरवाह थी, सॉरी है, यानी कि वह अपने रिस्क के लिए, यानी रिस्क उठाने के लिए बिल्कुल बेपरवाह है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रीपोजिशन यहाँ देखना है कि क्या सही है या नहीं। तो यहाँ भी देखिए, केयर से ही बना है केयरफुल, केयर से ही बना है केयरलेस, यानी कि उसी शब्द का ये इसका सुराग है, उसी शब्द से बना हुआ है, उसी रूट वर्ड से बना है, इसलिए यहाँ भी फॉर नहीं होगा, यहाँ भी ऑफ होगा। लेकिन यदि अर्थ करें और सेंस की बात करें तो सेंस देखने में लग रहा है कि के लिए आना चाहिए, और के लिए का अर्थ होता है फॉर, लेकिन यहाँ पर सेंस के अनुसार अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे, यानी जैसा आप लगाना चाह रहे हैं, तो ये सुटेबल नहीं है। क्योंकि देखिए, कभी कभी सेंस क्या होता है कि हम लोग खुद अपने आप में सही बोलते ही नहीं है हिंदी में किसी बात को, तो हमारा कहीं ना कहीं हिंदी वाक्य को सही नहीं बोलने के कारण वहाँ प्रीपोजिशन कुछ और हम प्लेस कर देते हैं, यानी प्रीपोजिशन कुछ और बोलते हैं। तो उस कंडीशन में वहाँ पर हम खुद ही जब गलत बोल रहे हैं तो हमको लगता है कि वाक्य के लिए अच्छा होगा, जबकि वहाँ पर उसके लिए वो सुटेबल नहीं है, वहाँ पर दूसरे शब्द होना चाहिए, तभी वो परफेक्ट होगा। तो देखिए, ध्यान दीजिए आगे, अब आपको यहां एक और कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। हमने अभी जस्ट इसके पहले सीखा कि प्रीपोजिशन अपने ठीक पहले वाले वर्ड के अनुसार प्रयुक्त होता है। अब एक कंसेप्ट है कि कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो अपने बाद पर युक्त शब्द के अनुसार वो अपना प्रीपोजिशन को बदल लेते हैं।
यानी एक वर्ड वही रहेगा और प्रीपोजिशन केवल बदलते जाएगा उस प्रीपोजिशन के बाद वाले शब्द के अनुसार। तो प्रीपोजिशन अपने बाद वाले शब्द के अनुसार बदलता है, अपने बाद वाले शब्दों के सेंस के अनुसार बदलता है। जैसे देखिए कह रहा है कि मेनी पीपल डाइड ऑफ कॉलरा फीवर, कैंसर और जॉन्डिस। इसका मतलब यहाँ पर आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर कह रहा है कि उस वे माने मेनी पीपल, अधिक लोग मर गए, किससे? तो कॉलरा से, फीवर से, कैंसर से या जॉन्डिस से। तो ध्यान रखिए यहाँ पर ऑफ का प्रयोग हुआ है, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद ऑफ का भी प्रयोग होता है, बाय का भी प्रयोग होता है, इन का भी प्रयोग होता है, लेकिन सब अपने अपने सेंस के आधार पर, यहाँ तक कि फ्रॉम का भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्यों आपका ऑफ का प्रयोग हुआ? तो ध्यान रखिए, जब भी डाइड लिखा हो और इसके बाद कोई प्रीपोजिशन को प्रयोग करना हो तो उसके बाद, उस प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड है उसको देख लेंगे क्या है। तो जब भी कोई बीमारी का नाम आए तो डाइड के बाद में, डाई के बाद में हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब इसको हम लास्ट में एक आपको कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट आपको लास्ट में हम देंगे, ये दो वर्ड का है ना, क्योंकि एक से ये अदर में मान कर चलेंगे हम लोग। तो इसके बाद और भी देखिए, ही डाइड फॉर हिज मदरलैंड। तो यहां पर देखेंगे उसकी, वह मर गया किसके लिए? तो अपनी मातृभूमि के लिए। तो जब भी कोई व्यक्ति अपनी देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए मरता है तो उस कंडीशन में हम वहां पर फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जब भी कोई, यहां भी देखिए, ही डाइड बाय वायलेंस। जब भी कोई व्यक्ति किसी हिंसा, छोटा मोटा झगड़ा, झंझट, थोड़ा हिंसा के कारण जिसकी मृत्यु होती है तो उस कंडीशन में हम डाइड के बाद बाय का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि वह है हिंसा के द्वारा मारा गया, यानी हिंसा में मारा गया। हम लोग देखिए अब कह रहे हैं कि वो हिंसा में मारा गया, लेकिन यहाँ पर सेंस हम लोग एक जो वो बात को बोल रहे हैं वो शुद्ध बोल ही नहीं रहे हैं, इसलिए हमें लगेगा कि यहाँ पर हिंसा में मारा गया तो वहां पर इन का प्रयोग होना चाहिए, जबकि हमारा हिंदी बोलने का तरीका यानी हम शुद्ध नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर शुद्ध होगा वह है वायलेंस, यानी हिंसा के द्वारा मारा गया। तो यहाँ पर हमारा शुद्ध हिंदी होता तो हम शुद्ध प्रीपोजिशन का प्रयोग करते। ध्यान रखिए, नेक्स्ट, तो यहाँ कभी भी कोई छोटा मोटा लड़ाई या हिंसा की बात होगा, उससे किसी की मृत्यु हुई हो तो वहां पर डाई के बाद बाई का प्रयोग करेंगे। आगे डाइड के बाद इन का भी प्रयोग होता है, तो ध्यान रखिए कब होता है? जब भी कोई बड़ा वार, युद्ध, वहां पर छोटा मोटा लड़ाई की बात हुआ था, वायलेंस की बात हुआ था, यहाँ पर कोई बड़े रूप में एक देश दूसरे देश से लड़ाई करता है, यानी कोई बड़ा बैटल होता है, युद्ध होता है या वार होता है, उसमें किसी की मृत्यु होती है, यानी तो उस कंडीशन में डाई के बाद इन का प्रयोग होता है, क्योंकि बड़ा वार है, बड़े किसी चीजों के लिए इन का प्रयोग जनरली हम लोग करते हैं। तो बैटल का मतलब युद्ध हुआ, तो जब भी बैटल हो, वार हो, तो वहां इन का प्रयोग होगा। जब भी कोई छोटी मोटी लड़ाई हो और तब उसके बाद बाई का प्रयोग होगा, डाई के बाद। आज कभी मातृभूमि अपने देश की बात हो तो वहां फॉर का बाद होगा, यानी डाई के बाद फॉर का प्रयोग होगा। एक और लास्ट कंसेप्ट इसका है कि डाई के बाद फ्रॉम का प्रयोग भी होता है। कब? डाई के बाद फ्रॉम का प्रयोग तभी किया जाता है जब ये इन सभी सेंस को छोड़ दिया जाए, यानी कोई और इन के अलावा जो कोई भी अब कारण आता है तो वहां पर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे किसी की मृत्यु ज्यादा खाने से हो गई, यानी ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, तो वहां पर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, यानी उसके ब्लड ज्यादा लॉस होने से, गिरने से वो उसकी मृत्यु हो गई, या अन्य कोई भी कारण होता है तो वहां फ्रॉम का प्रयोग आपको करना चाहिए, ये सुटेबल होगा। एक और कंसेप्ट में बताने जा रहा हूं, इसी को और एक्सप्लेन किया हूं, है ना, जिसको मैं बता दिया। और एक और कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा, देखिए इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स जिसके साथ भिन्न भिन्न प्रीपोजिशन का प्रयोग से बना हुआ के अर्थ में होता है। जैसे देखिए अब मेड एक को लेते हैं, मेड जैसे वर्ड को, तो यहां पर आपको दिखेगा कि मेड के बाद फ्रॉम का प्रयोग हुआ है, मेड के बाद ऑफ का प्रयोग हुआ है, मेड के बाद फ्रॉम का प्रयोग हुआ है, मेड के बाद फ्रॉम का प्रयोग हुआ है। तो यहां समझिए, तो जैसे स्वीट आर मेड फ्रॉम मिल्क, यहां फ्रॉम का क्यों प्रयोग हुआ? तो जब भी कभी भी कोई स्वीट आर मेड, यानी ये बना हो किससे? कोई मटेरियल जैसे चीजों से,
तो जनरली यहाँ पर हम लोग जैसे मिल्क हुआ, है ना, या खाने पीने की चीजों से बना हो कह सकते हैं, तो वहां पर हम मीट के बाद फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे मिल्क हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर व्हीट है यानी कि गेहूं है, यानी कि यहाँ पर जो फ्लावर्स इज मेड फ्रॉम व्हीट यानी कि जो आटा जो है गेहूं से बना होता है। कर्ड, दही इज मेड फ्रॉम मिल्क यानी दही जो होता है वो मिल्क से बना होता है। तो जो खाने पीने की चीजें हैं और उससे कोई चीज बनने की बात किया जाए तो ऐसे कंडीशन में उसको फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और कोई खाने पीने की चीज के अलावा कुछ कोई चीज मिलता है तो बनना के सेंस ज्यादातर ऑफ का प्रयोग कर देंगे। जैसे द चेयर इज मेड ऑफ वुड यानी कि यह चेयर वुड से बना है यानी कि लकड़ी से बना है। तो यहां भी से अर्थ हुआ, लेकिन यहां पर ऑफ का प्रयोग करेंगे। यहां पर देखेंगे तो द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक यानी यह घर ईंट से बना है। तो यहाँ पर खाने पीने का चीज नहीं है, यहाँ भी खाने पीने वाली चीजें नहीं है, इसलिए ऑफ का प्रयोग हुआ। और यहाँ पर खाने पीने से संबंधित वस्तु था तो मेड के बाद फ्रॉम का प्रयोग किए। और एक लास्ट कंसेप्ट देने के बाद मैं इस वीडियो को रोक दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट डे और हम लोग आगे पढ़ेंगे और वीडियो लेंथी भी हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आपको देखिए अब यहां पर एक और आपको कंसेप्ट आपको दिखेगा, जिसमें ये कंसेप्ट ये है कि अभी जस्ट मैंने बताया कि जब भी कोई लैंग्वेज की पढ़े और लैंग्वेज की बात करें या लैंग्वेज को लिखें तो हमें अपने उसके कंसेप्ट पर ज़्यादा गौर करना चाहिए, कंसेप्ट के आधार पर हमें चलना चाहिए। और रूल भी एक कंसेप्ट ही है। तो कंसेप्ट यहाँ ये कहता है कि जब भी आप शुद्ध बोले तो आप अच्छी तरह से आप लिख लेंगे। यदि शुद्ध नहीं बोलते हैं तो कहीं ना कहीं या तो आप नहीं बोलते हैं या आपके समाज में कोई नहीं बोलता है, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं वो चीजें हम निगेटिव मानते हैं, यानी कि वो बात को हम लोग समझते हैं कि हमारा वो सही है, लेकिन वो रूल के आधार पर वो निगेटिव यानी गलत हो जाता है। तो हम जब शुद्ध समझेंगे, शुद्ध बोलेंगे तो शुद्ध लिखेंगे। जैसा कि आपको यहाँ एग्जाम्पल के रूप में समझाने जा रहा हूँ, या मैं ऐसे भी एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ। जैसे कहते हैं कि कोई बच्चा प्लेट में खाता है ना, या किसी बच्चे को कह रहे हैं प्लेट में खाओ, तो क्या वहां पर ईट इन द प्लेट होगा? यदि हम कह रहे हैं कि प्लेट में खाओ तो देखिए हम यहाँ पर में का जो यूज कर रहे हैं, यहाँ यूज में नहीं होना चाहिए। यदि में कह रहे हैं तो क्या बच्चा प्लेट में बैठकर खाता है? नहीं। यहाँ पर आपको शुद्ध होगा और कंसेप्चुअल होगा कि बच्चा हम लोग देखते हैं कि वो प्लेट से लेकर खाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि आप कहेंगे कि प्लेट में खाओ का अर्थ होगा कि प्लेट से खाओ, यानी ईट फ्रॉम द प्लेट, यानी कि यहाँ पर से का अर्थ देंगे। तो हम लोग बहुत सारे चीज बोलते ही गलत है। बहुत सारे समाज में हम लोग हिंदी यूज वैसे नहीं करते हैं। हमको लगता है कि जिसको बोल रहे हैं अगला समझ गया तो वो सही है, लेकिन हमारे ग्रामेटिकली यदि बात किया जाए तो गलत होता है। इस कारण से हमें शुद्ध कंसेप्ट को लेकर चलेंगे तो आपको स्पष्ट होगा। जैसा कि देखिए यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं हिंदी, तो बहुत सारे ऐसे यूज होता है जिसमें मे का अर्थ होता है। तो मे को हम हमेशा इन माने इन के सेंस हमेशा हमारे दिमाग में रहता है, लेकिन वो अपने सेंस के आधार पर अलग अलग कंसेप्ट लेगा। जैसे यदि कहते हैं कि मैं गांव में रहता हूं, तो मैं का गांव में रहने का बाद इन आया यहाँ पर, तो ठीक है आप गांव में रहते हैं, एक बड़ा जगह है तो वहां पर इन का प्रयोग होगा। ये यहाँ पर इन का अर्थ ठीक है, आई लिव इन ए विलेज, तो यहाँ नाउन के पहले इन का प्रयोग होगा, बिल्कुल सुटेबल है। यहाँ हम शुद्ध बोलते हैं। दूसरा देखें, सी इज इन द रूम, यानी वह कमरे में रहती है, तो यहाँ भी निश्चित सही बात है कि हम लोग कमरा के अंदर रहते हैं, तो यहाँ भी रूम के पहले इन का प्रयोग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखें तो थोड़ा सा हिंदी से हम लोग चले तो और बेहतर है कि कैसे हमारा सेंस बेहतर होना चाहिए, कैसे हम शुद्ध बोलें तो शुद्ध हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मेरे दादाजी रामपुर में रहते हैं, तो में रहते हैं, तो रामपुर में रहते हैं, तो यहाँ पर क्या इन होगा? तो ध्यान रखिए, यदि वो स्थान बड़ा है तो इन का प्रयोग होगा, यदि स्थान छोटा है तो वहां एट का प्रयोग होगा। तो यहाँ देखिए, माय ग्रैंडफादर लिव्ड एट रामपुर,
तो यहाँ पर में हम जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, हमें रामपुर पर का सेंस देना चाहिए। लेकिन बोलने में आपको लगे कि ये अजीब है, क्योंकि हमारे समाज में ना हम बोल पाते हैं ना अदर बोल पाता है, इसलिए वही लैंग्वेज चलता है जिसको आपको कहते, उस लैंग्वेज यानी उस बातों को इनफॉर्मल कहा जाता है। शिक्षक वर्ग में प्रवेश किए, तो देखिए में प्रवेश किए, तो में का यहाँ क्या अर्थ हुआ, तो में का अर्थ यहाँ पर देखिए टीचर गॉट इनटू रूम, तो रूम में प्रवेश किए, इसका मतलब में का अर्थ इन क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ सेंस को समझिएगा। तो यहाँ कोई भी व्यक्ति यदि अंदर आता हो और वो गति में अंदर आता हो, तो शिक्षक को कहे कि रूम में प्रवेश किया या किए, तो इसका मतलब कि रूम में प्रवेश देखा तो गति में थे उसी समय वो बोला, तो उस समय इन का प्रयोग न कर इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे आप लोगों को स्टूडेंट्स यदि हम कहें कि आप लोग कमरे में हैं, तो कमरे में क्या गति में हैं? नहीं, तो हम जब हम देख रहे हैं तो उस समय आप लोग बैठे हैं, यानी कि आप लोगों का स्थिति एकदम स्थिर है, बॉडी स्थिर है, और उस टीचर का जो बॉडी था मोशन में था, इसलिए इनटू का प्रयोग होगा और आप लोगों के लिए इन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, मेरे पिताजी 50 रुपए में एक किताब खरीदी, तो यहाँ देखिए 50 रुपए में, तो 50 रुपए में तो क्या उसके अंदर में का मतलब 50 रुपए के अंदर में चले गए? नहीं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर होगा माय फादर बॉट अ बुक फॉर 50 रुपीज, यानी कि यहाँ पर मे का और फॉर लगा दिए, क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अभी तक यदि शुद्ध इसका कंसेप्ट नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। आपको एक तो जानते हैं कि टाइम के पहले से के अर्थ में होता है, अनिश्चित समय के पहले। एक होता है कि जब भी कोई चीज हम देते हैं और उसके प्रति हम कुछ लेते हैं, यानी देने और लेने दोनों की बात होती है, तो वहां पर फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम पैसा दिए तो वो हमें किताब दिया दुकानदार, तो वहां पर फॉर का प्रयोग किया होता है, तो ये दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, वह 1 घंटा में पहुंच जाएगा, तो देखिए 1 घंटा में पहुंच जाएगा, तो ध्यान रखिएगा हमारा यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग हुआ है, शी विल रीच आफ्टर एन आवर, तो यहाँ पर हम आफ्टर का क्यों प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर समझिए कि आप यदि कोई आपको इंतजार कर रहा हो, तो क्या आप एग्जैक्ट समय पर आते हैं? आप कहते हैं कि मैं जस्ट, यदि 10 मिनट लगने वाला है या 20 मिनट लगने वाला है या 1 घंटा लगने वाला है, तो आप कहते हैं मैं बस 20 मिनट में पहुंच रहा हूँ, 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि यदि जरा समय बता दूंगा तो शायद वो चला जाएगा, कम समय बताएं तो थोड़ा वेट करेगा तो और भी वेट कर लेगा। तो इस कारण से वहां पर हम लोग वहां पर आफ्टर यानी बाद के अर्थ बताते हैं, माने होता है हमारा सेंस में आफ्टर का अर्थ कि मैं थोड़ा देर में ही पहुंच जाऊंगा लेकिन और कम समय बताऊं, तो इसलिए यहाँ पर क्या अर्थ हुआ कि आई विल रीच आफ्टर एन आवर, कि मैं 1 घंटा में पहुंच जाऊंगा, यानी कि वो 1 घंटा में पहुंचने वाला नहीं है, वो 1 घंटा के थोड़ा बाद ही पहुंचेगा, इसलिए आपको कह रहा है। देखिए बच्चा प्लेट में रोटी खा रहा है, जैसा वही हमने बताया कि प्लेट में नहीं खाएगा, प्लेट से लेकर खाएगा, तो यहाँ हुआ द चाइल्ड इज ईटिंग ब्रेड फ्रॉम अ प्लेट, यानी यहाँ फ्रॉम यानी से लेकर खाता है। जस्ट मैंने बताया था, यहाँ देखिए उसके सर में बाल है, बाल नहीं है, तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए कि सर में बाल नहीं है, तो कैसे वो जान गया कि सर में बाल है कि नहीं? यदि में का मतलब होता है अंदर, तो यदि वो अंदर क्या उसकी सर के अंदर में बाल है, यदि है तो जाना कैसे कि है कि नहीं है? तो कभी भी बाल यदि कोई कहता है कि उसके सर पर में बाल है, तो में का मतलब उस सर के अंदर नहीं है, ऊपर निकला हुआ है, तभी तो देखा, तो यहाँ पर सेंस क्या होगा? ऊपर है, इन नहीं है, माने अंदर में नहीं है, तभी वो बोला कि उसके सर पर बाल है या नहीं है।